देखो ये डबल कॉलम कैश बुक जो है, मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। सबसे पहले तो कॉलम ड्रॉ करना सीखो। कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक है ना, इसको डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट। डेबिट में आपके जितने भी कैश इनफ्लोज हैं जिसके कारण आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ है, डेबिट में आएंगे, और कैश के आउटफ्लोज जो हैं वो क्रेडिट में आएंगे, है ना। आप क्वेश्चन में ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आएंगे, है ना। और इसमें बस मेन है कॉन्ट्रा एंट्री, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। फर्स्ट, जैसे आपका कैश इन हैंड लिखा है और कैश एट बैंक लिखा है, इट मीन्स ये आपका कैश बैलेंस है और ये बैंक बैलेंस है। तो सबसे पहले हमें ईयर डालना है। ये ईयर डालने के बाद जो हमारा जैसे मार्च 1 टू बैलेंस BD, और देखो एक ही स्ट्रेट लाइन में लिखा है। स्ट्रेट लाइन में क्या लिखा है? कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ऐसा नहीं करना है कि एक बार टू बैलेंस BD कैश और एक बार टू बैलेंस BD बैंक, ऐसा नहीं होता है। टू बैलेंस BD एक ही डेट में, कैश का कैश के कॉलम में, बैंक का बैंक के कॉलम में। देखो ये यहाँ से अमाउंट आई है ना। सेकंड, गुड्स परचेस किया कैश में, तो ऑब्वियसली कैश का आउटफ्लो होगा, तो ये क्रेडिट में आएगा बाय परचेसेस अकाउंट। हम कैश बुक में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं गुड्स परचेस किया, तो बाय परचेसेस अकाउंट 6000। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक, ये है कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे लिखा है डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की है, मतलब बैंक में इनफ्लो हुआ है और कैश से आउटफ्लो हुआ है। तो बैंक में इनफ्लो हुआ है और कैश से, बने बैंक और कैश दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है, इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब बनेगी। एक तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक में बनेगी, सेकंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, है ना, जहाँ पर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा तो ऑब्वियसली बैंक में इनफ्लो होगा, बैंक में इनफ्लो हुआ तो बैंक में ही अमाउंट डेबिट कर दी, बट ये पैसे आए कहाँ से? कैश अकाउंट से, तो टू कैश अकाउंट। अब कॉन्ट्रा एंट्री है ना, C लिख दिया। अब कॉन्ट्रा एंट्री है मतलब बोथ साइड इफेक्ट पड़ेगा, तो टू कैश अकाउंट है तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैश से आउटफ्लो हुआ, तो ये 5000 हमें कैश के क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। एक बार फिर से सुन लो, इसमें इनफ्लोज डेबिट में आते हैं, आउटफ्लोज क्रेडिट में आते हैं। जब तुमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा तो बैंक में इनफ्लो हुआ 5000 का और कैश से आउटफ्लो हुआ, तो कैश के क्रेडिट में यही 5000 रुपीज़ हैं जो बैंक के डेबिट में है ना। अब बैंक में डेबिट हुआ, इनफ्लो हुआ है, तो यहाँ बैंक में डेबिट हुआ तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे, और यहाँ पर कैश में क्रेडिट हुए हैं, कैश से आउटफ्लो है तो बाय बैंक अकाउंट अपोजिट लिख देंगे, है ना। कैश में आउटफ्लो है तो बाय बैंक अकाउंट, बैंक में इनफ्लो है तो टू कैश अकाउंट। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या जा रहा है अपना? कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या है? जिससे कैश का इनफ्लो होगा, है ना। कैश का इनफ्लो होगा तो ऑब्वियसली डेबिट में लिखेंगे कैश के कॉलम में टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कैश के कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये वापस कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसमें दो इफेक्ट पड़ रहे हैं, है ना। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश आया मतलब कैश में इनफ्लो हुआ है और बैंक से आउटफ्लो हुआ है, तो डेबिट में कैश के कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट में बैंक के कॉलम में लिखेंगे। डेबिट में जो है कैश के कॉलम में 2000 लिख दिया क्योंकि कैश का इनफ्लो हुआ है 2000। कहाँ से आए 2000? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट कैश के कॉलम में 2000। ठीक है, अब क्रेडिट में क्या हुआ है? ये क्रेडिट में इसका इफेक्ट क्या पड़ा है? बैंक से आउटफ्लो हुआ है, तो बैंक के कॉलम में 2000 आ जाएंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी ₹3000 अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज। ठीक है भैया, इससे कैश रिसीव कितना हुआ? 3000।
डिस्काउंट का हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे इसमें जो कॉलम है वो कैश और बैंक है ना, तो डिस्काउंट का कोई कॉलम है भी नहीं। और एग्जैक्टली कितने रिसीव हुए 3000, तो डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे। और 3000 रिसीव हुए तो किससे रिसीव हुए, दामिनी से, तो डेबिट में टू दामिनी 3000, कैश के कॉलम में कैश में इनफ्लो हुआ 3000 का, तो टू दामिनी कैश के कॉलम में 3000। ओके, फिर चलो भाई उसके बाद क्या हुआ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम निर्मल ₹2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट ₹25। अब चेक कितने का रिसीव हुआ वहीं कॉन्सेंट्रेट करो। चेक रिसीव हुआ 2000 का, डिस्काउंट अलाउड इग्नोर कर देंगे, डिस्काउंट जो है हम अभी इग्नोर कर देंगे। तो निर्मल से चेक रिसीव हुआ। अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी इसमें, है ना, ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको जो निर्मल से चेक रिसीव हुआ है वो आगे जाके किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम निर्मल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन यदि नहीं है, देखो पूरे क्वेश्चन में ढंग से इंस्ट्रक्शन रीड करना, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हमें जो निर्मल से चेक मिला है हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उसका चेक उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये ध्यान रखना पड़ेगा कैश बुक में, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे रिसीव्ड चेक फ्रॉम निर्मल, तो आपको आगे वाले ट्रांजैक्शंस चेक करना है कि कहीं किसी जगह ऐसा तो नहीं लिखा है कि निर्मल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नहीं लिखा है, इट मीन्स उसका चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में इनफ्लो हुआ टू निर्मल, किसने चेक दिया, निर्मल या निर्मत, जो भी है, निर्मत है, ओके, टू निर्मत, है ना, बैंक के कॉलम में 2000 लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैं बात बोल रही हूँ, फिर भैया हमें एक चेक मिला, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 23 मार्च 2020 फ्रॉम दीपक फॉर ₹5000, है ना। हमें पोस्ट डेटेड चेक मतलब 18 मार्च को, है ना, कंसेप्ट अपना क्लियर करो एक चीज़, 18 मार्च को एक चेक मिला जिसमें डेट लिखी थी 23 मार्च, है ना। उसने बोला होगा भाई ये 23 मार्च का चेक है, उस पर डेट ही 23 लिखी है। अब 23 के पहले आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर भी नहीं सकते हो क्योंकि उस पर डेट ही 23 लिखी है ना। तो इट्स ओके, अब ये चेक आपको मिल गया, अब आप इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाए। अब चेक आपको किससे मिला है ना, चेक दीपक से मिला है, तो अभी आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। इसकी चाहो तो आप एक जर्नल बनाना सीख लो, जैसे चेक किससे मिला तो देखो जर्नल एंट्री पोस्ट कर दो, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू दीपक, ये जर्नल एंट्री पोस्ट ये कर लेना आप लोग अच्छे से। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू निर्मल, सॉरी दीपक से चेक मिला है, कितने का चेक मिला है दीपक से, रिसीव्ड पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक 5000। अब आई 23 मार्च, क्योंकि उस पर डेट क्या लिखी थी 23 मार्च को वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब यहाँ पोस्ट होगा, मतलब जब उससे चेक मिला था वो कहीं भी एंट्री यहाँ नहीं है, लेकिन उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा, तो बैंक में इनफ्लो हुआ, चेक आया बैंक में 5000 का, कैसे आया, क्या लिखा है, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, है ना। ये यही वाला चेक्स इन हैंड है जो तुम्हें रिसीव हुआ था, अब इसको तुम बैंक पहुंचा रहे हो, तो टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, उससे बैंक जो है तुम्हारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इशूड चेक 2500 टू चंद्रा, अलाउड डिस्काउंट। अलाउड डिस्काउंट को हम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली अमाउंट गिवन है कि उसको 2500 का चेक दिया है, चेक दिया है, आउटफ्लो है, तो बाय चंदर जो है क्रेडिट में हम लिख देंगे बैंक के कॉलम में 2500। फिर उसके बाद क्या लिखा है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹1500, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करना कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, ये ड्राइंग्स है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, एक ही बार आएगा क्रेडिट में। बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक से कॉलम विड्रॉ किया है इसलिए बैंक में क्रेडिट में आ जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या है तुम्हारा,
लास्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर, हमें क्वेश्चन नहीं कह दिया कि चेक रिसीव हुआ और उसको उसी समय बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम कर देंगे। किससे चेक रिसीव हुआ? अशोक मित्रा से, तो हम लिखेंगे टू अशोक मित्रा। डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करा इसलिए अमाउंट भी बैंक में डाल देंगे, है ना। तो देखो ऐसा क्यों करते हैं, 3 केसेस यहाँ पर आ गए एक ही क्वेश्चन में। फर्स्ट केस क्या आया था कि हमें एक चेक रिसीव हुआ था और उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने उसको सीधे बैंक में पहुँचा दिया था, है ना। दामिनी से 3000 का चेक रिसीव हुआ था और दामिनी से तो कैश रिसीव हुआ था, है ना। ये निर्मल से हमें 2000 का चेक रिसीव हुआ था और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने टू निर्मल लिख के सीधे बैंक में डाल दिया, है ना। फिर सेकेंड, हमें दीपक से चेक मिला था पर वो पोस्ट डेटेड था, 18 को मिल गया था और उस पर डेट 23 थी, तो ऑब्वियसली हम यहाँ 18 को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, उसकी जर्नल डाल के रख दी थी। अब उसको 23 को बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, तो बैंक में डिपॉजिट करके अब यहाँ पर जो है 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट आएगा, दीपक का नाम अब नहीं आएगा। 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट, बैंक में अमाउंट आ गई। फिर नेक्स्ट एग्जैक्टली दिया है कि अशोक मित्रा से चेक मिला और उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया, तो टू अशोक मित्रा बैंक के कॉलम में, है ना। अब इसका आंसर निकालना भी सीखो भैया। कैसे निकालोगे? पहले तो आप शांति से आप कैश का भी टोटल कर लेना, डेबिट का, बैंक का भी टोटल कर लेना, डेबिट का, कैश का क्रेडिट भी टोटल कर लेना, बैंक का क्रेडिट भी टोटल कर लेना। जब आप कैश का डेबिट टोटल करोगे, है ना, कैश का जब आप डेबिट टोटल करोगे और कैश का क्रेडिट टोटल करोगे, तो आपके कैश के डेबिट में 30,000 आ रहा है और क्रेडिट में देखो यहाँ देखो कैश के क्रेडिट में 6 और 5 11, मतलब ये 30,000 में से 11,000 माइनस करोगे तो कैश का बैलेंस कितना बच रहा है? 19,000। बाय बैलेंस शीट कितना बैलेंस बच रहा है? 19,000 का बैलेंस बच रहा है भैया। तो यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस शीट। अब देखो यहीं पर स्ट्रेट लाइन में बैंक का भी, बैंक का टोटल लगाओगे तो 64,000 आ रहा है डेबिट का। बैंक का क्रेडिट करोगे तो आपका यहाँ देख लो, ये 2 और 2 4 5 6,000, तो 64,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो बैंक में बैलेंस बचा 58,000। बाय बैलेंस शीट एक ही बार लिखा है। अब ग्रैंड टोटल देखो, ग्रैंड टोटल में आपको बहुत डाउट आता है। ग्रैंड टोटल मतलब दोनों साइड का टोटल, तो यहाँ का टोटल 30,000, यहाँ का 64,000। अब यहाँ का भी 30 और 64 ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों टोटल में अब हमने बैलेंस ऐड कर देंगे ना 19,000, तो ये सब टोटल भी 30 और ये सब मिला के 64। और एक आप अपनी आदत बना लो बैलेंस ब्रोट डाउन करने की, है ना। बाय बैलेंस शीट को टू बैलेंस बीडी कर देंगे नेक्स्ट डेट, जैसे आप मार्च के बाद अप्रैल आता है तो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कैश के कॉलम में जो सीडी होता है वही बीडी होता है, और बैंक का बैंक के कॉलम में, बस क्रेडिट में सीडी आया था तो डेबिट में बीडी आएगा। इज इट क्लियर?